नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब हलचल होनी शुरू हो गई है क्योंकि अब महीने कुल 6 बचे हैं, जिसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी और पार्टियां तैयारी करनी शुरू कर देंगी। सपा, कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी तैयारी पर हैं, लेकिन बसपा का हाल लेना भी बहुत जरूरी है क्योंकि प्रदेश में जिस पार्टी ने 4 बार मुख्यमंत्री दिया है वह बसपा ही है और मुखिया मायावती है। कल मायावती ने अपनी पार्टी से 2 बड़े नेताओं को निकाला। हालांकि ये बात अखबार कह रहे हैं, मीडिया कह रही है, वो कितना मानती है यह हम अपने पैनल के लोगों से बातचीत में जानेंगे। लेकिन कल उन्होंने 2 अपने नेताओं को निकाला है। उनका नाम है लालजी वर्मा और दूसरे हैं राम अचल राजभर। दोनों लोग पुराने नेता हैं। राम अचल राजभर तो लंबे समय से विधायक भी रहे हैं और एक सज्जन अकबरपुर से हैं और दूसरे सज्जन जो आते हैं वह अंबेडकर नगर से आते हैं। दोनों यह पूर्वी मध्य यूपी का हिस्सा है जहां बसपा पहले से भी मजबूत रही है। आखिर बसपा का क्या होगा अगले चुनाव में, उसकी क्या तैयारी है, लोग क्या सोचते हैं, पत्रकारों के बीच क्या है, राजनीति में कितनी पकड़ बन रही है जो कि अगले बार कोई चुनौती बनती है कि नहीं, इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश श्रीवास्तव हैं। राकेश श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की चर्चित पत्रिका दृष्टांत के कार्यकारी संपादक हैं। वह पिछले मेरी जानकारी में कम से कम 3 दशक से लगभग पत्रकारिता कर रहे हैं और उनके साथ बातचीत के लिए हमारे साथ सुयश मिश्रा हैं। वह युवा पत्रकार हैं और बसपा की राजनीति को जानते हैं। आप दोनों का स्वागत है जनज्वार में। बातचीत की शुरुआत राकेश जी आपसे कि कल जो 2 नेताओं को निकाला है बसपा ने, वह वाकई बसपा के बड़े नेता थे या सिर्फ मीडिया में ही नेता थे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। सच्चाई यही है कि बसपा के पुराने नेता जरूर थे, लेकिन बड़े लीडर का इन सेंस कि इनकी मौजूदगी और ना मौजूदगी से बसपा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला मैं आपको बात बता दूं, बसपा की खास बात यह है कि बसपा एक वर्ग विशेष की ब्रांडेड पार्टी है। आप समझते हैं, ब्रांडेड पार्टी, उसको किसी उससे नहीं जोड़ सकते। कोई नेता बड़ा है छोटा है, उसको कभी उसने महत्व ही नहीं दिया और ना महत्व है। वहां पे एक ही लीडर है, मायावती है, यानी कि वन मैन शो पार्टी है। वहां पे किसी के आने जाने निकालने आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका 1% फिक्स है वोट बैंक का, वो वोट बैंक उसको मिलना ही मिलना है। हाँ, उसमें चेंजेस तभी आ सकते हैं जब वो अपनी रणनीति में परिवर्तन करे, मतलब सर्वधर्म सर्वजन सुखाय को लेकर चले, जैसे उसने पिछले 2 चुनावों से किया। लेकिन पिछले चुनाव में उसको जब जिस तरह से हार मिली है, उस हिसाब से उसने अपनी रणनीति फिर बदलना। हाँ, लेकिन हम पॉइंट पे बात करें कि इनके रहने से क्या प्रभाव। हालांकि इनके राजभर से और इनके लालजी वर्मा के निष्कासन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी को। पार्टी का एक लिमिटेड वोट बैंक है, वो परमानेंट वोट बैंक है, वो रहेगा, हमेशा रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मतलब उसके ब्रांड वैल्यू में कोई फर्क नहीं दिखता हुआ नजर आता। बिल्कुल नहीं पड़ता। जैसा उसकी वजह है, अजय जी, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये पार्टी वन मैन शो है। वन मैन शो मतलब बसपा मतलब सिर्फ मायावती, नॉट अदर देन। इसलिए उसके किसी के इनके राजभर या लालजी वर्मा ही नहीं, कोई भी बड़ा नेता हो, इवन सतीश मिश्रा भी इस समय अगर हटाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। उसकी एक ब्रांडेड पार्टी है, उसका वोट बैंक फिक्स है, वो वही मिलना ही मिलना है। चलिए, इसे त्रासदी कहें या राजनीति की अपनी मजबूरी, लेकिन सामाजिक न्याय पर उभरी हुई जो भी पार्टी है, चाहे लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो या मुलायम सिंह यादव की या बसपा, इन सारी वन मैन शो ही संयोग से होती है। हमारे साथ इस बातचीत को और आगे हम इस अन्य पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे सुयश मिश्रा से। सुयश, ये बताइए कि जैसी स्थिति दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में आजकल, एक ब्रांडिंग हो गई है बसपा की कि वह बीजेपी की बी टीम है। यह सिर्फ पूर्वाग्रहित ब्रांडिंग है या इसमें कोई दम है? देखिए, मैं आपको बता दूं, बसपा का ये एक चेहरा रहा है। खासकर बसपा की अगर बात करें तो बी टीम किसी की बसपा नहीं रही है। बसपा अवसर के हिसाब से काम करती रही है। चाहे आप इससे पहले अगर उत्तर प्रदेश का सिनेरियो देखें तो बसपा वो पार्टी रही जो कि सपा का सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी बसपा रही है। सपा की व्यक्तिगत तौर पर भी प्रतिद्वंदी रही है मायावती, चाहे वो गेस्ट हाउस कांड रहा हो उसको लेकर के। बावजूद इसके उसने लोकसभा चुनाव में क्या किया, सारे सिनेरियो थे जो बड़े बड़े पत्रकारों के
बड़े बड़े दलों के नेताओं के जो भी आंकड़े थे, जो भी उनके वचन थे, सबको किनारे करते हुए बसपा ने सपा से गठबंधन कर लिया। तो इससे पहले बीजेपी से बार बार गठबंधन करके 2 बार वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 3 बार रही। तो इससे कहा जा सकता है कहीं ना कहीं, और हम आपको बता दें कि पिछले 2 दशक से बसपा उत्तर प्रदेश में बाहर है, तो कहीं ना कहीं ये तीसरी पंचवर्षीय चल रही है और उसे बड़ी उम्मीद है। तो अगर उत्तर प्रदेश में कुछ सिनारियो बदलता है पूर्ण बहुमत से, चाहे वो सपा हो चाहे वो बीजेपी हो, अगर उसे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका नहीं मिलता है और चारी की अगर भूमिका बसपा तो अगर लगेगा तो चारी की भूमिका जरूर अदा करेगी, वो चाहे बीजेपी के साथ हो चाहे वो सपा के साथ। राकेश जी, क्या आप भी इस बात से सहमत होंगे कि वो किसी के साथ चली जाएगी? क्योंकि अभी का जो तेवर बसपा का दिखता है, हो सकता है सत्ता में है बीजेपी इसलिए मुखालफती और विरोधी स्वर दिखता हो, लेकिन क्या बीजेपी में चले जाने से जो कुछ भी बचा है बसपा के पास, क्योंकि बसपा का एक वोट बैंक मुस्लिम भी वोटर है, इसमें कोई संदेह नहीं, और पिछले चुनाव तक देता रहा है, तो क्या मतलब बीजेपी में भी जा सकती है बसपा? ऐसा उनके बातचीत में, आप लोग चूंकि राज्य की राजधानी में है लखनऊ में, तो इससे समझ में आता होगा कि क्या रुझान क्या लगता है? मेरा मानना यह है कि बसपा कभी भी बीजेपी से अब फिलहाल जो पुराना उसका अनुभव रहा है वो संपर्क नहीं करेगी, ना ही उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। या इन फ्यूचर अगर बहुमत देखा जाए कि बसपा बीजेपी बहुमत से आती है और सपोर्ट करेगी या कम सीटें आती है, कुछ जरूरत पड़ती है कि बीएसपी की जरूरत पड़ती है, तो लेकिन बसपा इस स्थिति में नहीं, बसपा इस समय रिपेयरिंग मोड में है। अगर इस समय बसपा ने अगर दोबारा बीजेपी या किसी अन्य दल के साथ समर्थन किया तो जो कुछ बची कुछ स्थिति है वो भी खत्म हो जाएगी। जो उसका लिमिटेड वोट बैंक है, जो सीमित वोट बैंक है, वो भी माइनस होने लगेगा। देखिए, मेरा मानना है कि ये बसपा आपने, क्योंकि उसके पुराने अनुभव रहे हैं, उसने जो बिन बुलाए अपने समर्थन दिया है, कई बार भाजपा भी कहा और सपा से भी करा, लेकिन उसका रिजल्ट उसको अच्छा नहीं मिला। तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी को समर्थन देगी और या किसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये ऐसा नहीं। और ना ही कोई, देखिए जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, अखिलेश यादव भी चोट खा चुके हैं, वो अब बसपा से समर्थन नहीं लेंगे और ना ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। रही बीजेपी की बात, बीजेपी चुनाव से पूर्व कोई मिलकर चुनाव लड़ने की बात नहीं करेगी। बीजेपी में एक खास बात रही है, बीजेपी जब परिणाम आ जाते हैं कि उस आधार पर वो रणनीति तैयार करती है, किससे समर्थन लेना है क्या। बीजेपी में खास बात यह भी है कि उसमें अच्छे कैडर के नेता हैं, अच्छी पॉलिटिक्स को जानकार लोग हैं, जो ये जानते हैं कि फ्यूचर में इसके समर्थन लेने से क्या प्रभाव पड़ सकता है और क्या दुष्प्रभाव है। इसलिए हमारा मानना यह कि बीजेपी से तो कम से कम चुनाव से पूर्व कोई समझौता नहीं होगा। अच्छा, एक बात और समझना चाहेंगे हम लोग, और पाठक भी जानना चाहेगा, दर्शक भी, कि भाई सपा काफी तीव्र है, कांग्रेस उससे भी तीव्र है, बीजेपी तो जन्मजात चुनाव की पार्टी है, कि मतलब उधर बंगाल खत्म हुआ, इधर यूपी शुरू हो गया कोरोना के चरम के बीच, लेकिन बसपा किसी तेवर में दिखाई नहीं दे रही है। सुयश, ऐसा क्यों है? क्या लगता है उनको कि हमें पिछला परिणाम जो विधानसभाओं के रहे 2017 के, वो तो बहुत खराब रहे बसपा के, बावजूद किसी तैयारी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि बसपा किसी तैयारी में नहीं है। 6 महीने पहले की अगर हम बात करें तो बसपा ने बहुत अपने संगठन को मजबूत करने का काम किया है। चाहे संगठन में इनके जो सेक्टर प्रभारी हुआ, तो क्या ये मीडिया में नहीं आता है, ये वाली बात है? फिर मीडिया में आता है, क्योंकि हमने बताया ना, बसपा उस महेशमती का वो सिंहासन है, महेशमती का वो सिंहासन है जिसमें शिवगामिनी जो एकल उनका राज चलता है जी। ये परंपरा आज की नहीं है, मतलब हमारा जुबान ही हमारा कानून है। हाँ, परंपरा जो है, तो ये काशीराम के जमाने से परंपरा चली आ रही है। काशीराम जब इसके जो संस्थापक थे, उस समय भी ये पार्टी चलाया करते थे। आज बसपा सुप्रीमो भी एकल पार्टी चला रही है, जबकि दूसरे दलों में देखें तो इतना नहीं है जितना बसपा में है। यहाँ कोई भी नेता आपको बसपा का, अभी आप पार्टी कार्यालय मुख्यालय चले जाइए, कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं होता है। बसपा में जो कुछ होता है वो मायावती प्रेस रिलीज ला करके शाम को 5 बजे पत्रकारों से ब्रीफिंग कर देती है। तो ये उनका इतिहास हमेशा कर रहा है, तो ये कोई नहीं। बाकी रही बात पार्टी कर नहीं रही, तो बसपा का कोई ऐसा रहा नहीं है। सेक्टर प्रभारियों को अभी 6 महीने पहले जो इनका जो स्ट्रक्चर होता था कि हर मंडल में एक सेक्टर प्रभारी होगा,
अब बसपा ने एक मुख्य सेक्टर प्रभारी हर मंडल में कर दिया, बदल दिया। उसके बाद 2 हर मंडल में सेक्टर प्रभारियों की पद रिक्त कर दिए, उनको दे 2 अलग सेक्टर प्रभारी, हर जिले में एक सेक्टर प्रभारी कर दिया। इसके साथ में जो ब्राह्मण भाईचारा कमेटी जो पहले भी चलती रही है, लेकिन उनको और धार देने का काम किया है, खासकर चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा जी हो और नकुल दुबे जो अब इस समय नंबर 2 के नेता उत्तर प्रदेश में है बसपा में। तो ये कहीं ना कहीं बसपा जमीनी स्तर पर काम कर रही है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, बसपा कुछ भी ना करे लेकिन उसका 22% 21% जो वोट बैंक है वो उससे पिछले 25-30 पंचवर्षीय से आराम से जब से ये अस्तित्व में आई तब से उसे लगातार मिलता रहा है। आप देखें एक बात तो सुयस देखे हम कि आप दोनों लोग एक बात कह रहे थे कि वन मैन पार्टी है, तो थोड़ा हम विस्तार में जाएं और समझें कि अभी अगर बसपा को देखें पार्टी के स्तर पर, कि पार्टी के कद के स्तर पर, तो अगर हम 5 नेताओं को पूछें, उत्तर प्रदेश में ही सबसे ताकतवर पार्टी है, तो बसपा के कौन नेता पहले से 5वें श्रेणी तक आते हैं जिसके बूते अगला चुनाव लड़ेगी अगर सेक्टर और बाकी सारी चीजें बट गई? राकेश जी, आपको अगर हो तो आप बताएं या मैंने बताया ना कि आपको, हाँ जी, हाँ मैंने आपको बताया ना कि ये वन मैन शो पार्टी है, यहाँ पे कोई दूसरे तीसरे स्तर का नेता नहीं है जिसको अभी सुयस कह रहे थे कि 2-3 नंबर के नेता हैं, कोई नकुल दुबे हैं, कोई सतीश मिश्रा और नकुल दुबे भी इस समय बिल्कुल किनारे हैं और सतीश मिश्रा। होता ये है ना ये कि वन मैन शो पार्टी मतलब वहां पे पार्टी का बयान भी अगर किसी को छोटा मोटा बयान भी देना है तो किसी को अधिकार नहीं, चाहे वो सतीश मिश्रा हो या नकुल दुबे हो या ये रामचंद्र राजभर हो या ये सब हो या बेनी प्रसाद वर्मा, जब उस समय तक कोई भी नेता हो रहा हो। अच्छा राकेश जी, आप पुराने पत्रकार हैं, 30 साल से जब से मायावती उभरी हैं तब से आप देख ही रहे होंगे राजनीति को। एक चीज बताइए कि एक कहावत कहा जाता है हमारे यहाँ भोजपुरी में, चक डोले चक बम बम डोले, खैरा पीपर कभी न डोले। तो ये सब राजनीति अपनी बदल रहे हैं, अखबारों में छपता है, मीडिया में आता है, बस सपा रणनीति बदल रही, कांग्रेस बदल रही, बीजेपी बदल रही। ये कोई रणनीति नहीं बदलती है, मतलब इनको ना नेता लेती हैं पत्रकारों को। ये इन्होंने पिछले बार जब हारी तो कही कि जितने प्रवक्ता हैं सब वो पता नहीं क्या बोला, एक अजीब सा शब्द था। तो ये बदलाव नहीं करती, इसकी ठसक का क्या कारण है? पिछला चुनाव तो बहुत बुरा रहा है इनके। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि इनका बदलाव ना करने, क्योंकि एक इनका पैटर्न चला हुआ है, एक दलित वोट बैंक है इनका जो 18 से 20% वाला है, वो जो फिक्स है। इनको मालूम है कि इससे ऊपर अभी कौन मिलेगा जब तक हम अपनी पार्टी की रणनीति में बदलाव नहीं करेंगे। सेकेंडरी चीज, रणनीति में बदलाव यानी कि सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के अगर पैटर्न पे ये चलेंगे तो नेचुरल सी बात है कि आपका दलित नाराज होता है जो आपका पक्का वोट बैंक है। ये इनकी एक मजबूरी है, ये 2 पार्टों के बीच में पिसी हुई है, ना तो इधर जा सकते हो ना इधर जा सकते हैं। इधर जाने का मतलब इनका एक वोट बैंक फिक्स हो, इस पे इनकी सरकार नहीं बननी। सरकार इनकी तब बननी है या तो बहुत कुछ बड़ा बदलाव हो, चेंजेस हो, कोई अद्भुत चीजें हो जाए, या फिर ऐसा कोई नेता सेकंड का नेता। राकेश जी, आपकी बात को मैं समराइज कर पाऊं तो ये कि ये किसी गलती पर नहीं है मायावती, बल्कि अपनी राजनीतिक उसी को रणनीति कहें, मजबूरी कहें, रणनीति कहें, कि जब वो सर्वजन की बात करती हैं तो मामला गड़बड़ा जाता है, तो वो उस अपने खास वोट बैंक पर जो उनका मूलाधार है कांसीराम के समय से, उसी पर कांसीराम के समय का, राइट। हाँ, बिल्कुल सत्य बात यही है। सुयस, कांसीराम में ये थोड़ा जानना चाहूंगा कि ये बताइए कि अभी जो ऐसा सिनेरियो दिख रहा है उसमें मायावती की मजबूरी या रणनीति जो भी है, इसी पर अगर कायम रहती हैं तो क्या दूसरे दल यानी बीजेपी इस वक्त देश की सबसे बड़ी दलितों और पिछड़ों की पार्टी है अगर आप वोट के आधार पर देखें, तो क्या उत्तर प्रदेश में दलितों के वोट बैंक पर यूपी में कांग्रेस लगी पड़ी है? कितना उभार होगा नहीं मालूम, वो क्या इनके वोट बैंक पर जो मूल वोट बैंक है 17 से 22% का, उस पर कोई डाका नहीं पड़ने वाला है? ऐसा सिनारियो हाल फिलहाल तो नजर नहीं आता है, हमें नहीं लगता है, क्योंकि मैंने आपको फिर बताया कि तो एक वोट बैंक जो 18 से 20% वाला है, 17-18% है, वो बिल्कुल अंधभक्त है। मतलब वो, अब हाँ एक चीज सबको बताता हूँ, अब जो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो यहाँ पे वोटर अब व्यक्ति विशेष को चुनता नहीं है, पार्टी विशेष की बात करता है यहाँ पे। तो जैसे इसी प्रकार से मतलब विचारधारा की बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। हाँ, यस, ये सबसे बड़ी बात है विचार की, पार्टी की विचारधारा क्या है। जैसे हमारे बीजेपी की विचारधारा अलग है, आपको मालूम ही है, सब जानते हैं, सपा की अलग है और बसपा की अलग है। बसपा की अपनी विचारधारा, उससे जो मेल खाते हैं वो उसको वोट देते हैं, हमेशा देते हैं,
वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन उतना वोट उनका फिक्स है बिल्कुल। अगर उनको अपने यहाँ पे पार्टी में अस्तित्व बनाना है या जीतना है तो उनको अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन ये रणनीति बदलने में इनका आत्मघाती भी सिद्ध हो सकता है कि जो एक जो फिक्स वोट बैंक है वो भी डाइवर्ट हो सकता है। इसका लाभ बीजेपी को जाएगा, ये सत्य है। अच्छा सुयश, आखिरी सवाल आपसे और वहां से फिर बातचीत खत्म करेंगे कि बसपा जो कि बुनियादी तौर पर, जिसका बार बार हम 17 से 22% वोट बैंक में मानता हूं उसको, वो ये कि उसमें जिस तबके का वोट है उसका नेता सबसे ऊपर कौन है दलित, मायावती के अलावा बसपा में? जैसा आपने नकुल दुबे का नाम लिया, सतीश मिश्रा का नाम लिया, उस तरह का कोई दूसरा दलित नेता? मैं आपको बता दूं, बसपा में इस समय शीर्ष नेताओं की बहुत कमी है। मायावती के बाद अगर दूसरे नंबर पर देखें तो बसपा के पास ओबीसी का कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है। राम अचल राजभर की बात करें या फिर वर्मा जो अभी छोड़ के गए पार्टी को, जिनसे निष्कासित कर दिया गया है, ये भी दो काशीराम के समय से संस्थापक सदस्यों में से थे। लेकिन इससे पहले भी जब भी चुनाव आए हैं, बसपा ने समय समय पर कोई भी बिना कुछ हिचकिचाए बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं को किनारा लगा दिया है, या तो फिर इतना उन्हें प्रताड़ित कर दिया, या यूं कहें इतना उन पर पाबंदियां लगा दी कि वो स्वयं छोड़ के चले गए। चाहे 2017 के पिछले चुनाव में आप ब्रजेश पाठक को ले लीजिए, रैली करके उन्होंने, एक मायावती जी की रैली, लास्ट रैली करके और संचालन करके वो अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे तमाम, नसीरुद्दीन सिद्दीकी से लेकर के कई बड़े बड़े दिग्गज बसपा में हुए रहे और ओबीसी के तमाम चेहरा रहे। वर्तमान में अगर बात कर दी जाए तो बसपा के पास ओबीसी का कोई बड़ा चेहरा फिलहाल नहीं है। मायावती का एक अपना वन वुमेन जो उनकी पार्टी रही है, वन वुमेन आर्मी वाली, वो उनकी छवि सतीश चंद्र, माफी चाहेंगे, उनके जो गुरु थे पार्टी संस्थापक, उनसे रही है। एक आपको वाक्य बता दें, काशीराम के समय में एक आदिवासी नेता हुआ करते थे, अरविंद नेत्राम जी। तो अचानक वो जब ये संगठन शुरू कर रहे थे, काशीराम बहुत मेहनत कर रहे थे, उस समय अरविंद नेत्राम जो आदिवासियों के बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने अचानक पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। पत्रकारों में बड़ा हड़कंप मच गया कि इतना बड़ा नेता बसपा को छोड़ के चला जा रहा है, पार्टी का क्या अस्तित्व होगा, पार्टी कैसे रहेगी, बड़ी बड़ी बातें हो गई, आदिवासियों का बड़ा चेहरा चला गया। तो उसके बाद काशीराम आया और उन्होंने साफ कहा कि ये बसपा ऐसे नहीं खड़ी हुई है, बहुत संघर्षों के साथ खड़ी हुई है और हम इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर किसी भी हमारे नेता को हमारी कार्यप्रणाली अच्छी लगती है, वही नेता हमारी पार्टी में रुके। यानी कि साफ संदेश था, जिसे हमारी कार्यप्रणाली, हमारी योजनाएं, हमारे कार्य करने का तरीका सही नहीं लगता है, वो किनारा कस ले, उसके लिए हम हाथ पर जोड़ने वाले नहीं है। तो सुयश, अगर आपकी बात को थोड़ा मैं समराइज करने की समझूं तो मतलब बसपा बुनियादी तौर पर काडरों की पार्टी है, नेताओं की पार्टी नहीं है, मतलब काडर है उनके पास ताकतवर। अच्छा, ये चीज क्या कुछ और कहेंगे आप? नहीं, हाँ बताइए, पूछिए। मैं सवाल इनसे करना चाह रहा था, राकेश जी से, राकेश श्रीवास्तव से। एक पहलू छूट रहा है, एक नेता उभर कर आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद। वह क्या चंद्रशेखर आजाद, राकेश जी, कोई असर नहीं डालेंगे मायावती के वोट बैंक से, बावजूद कि वो उन्हीं की जाति और मतलब समुदाय से आते हैं? संभव नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि दलितों में जो वोट बैंक 17-18% का जो वोट बैंक है, और वो उसी जाति के दलित हैं जिस दलित। नहीं, मैं देखिए, दलित का मतलब 100% दलित बसपा कभी नहीं है, ये भी ध्यान रखिए सर। नहीं, वो तो 17-18% की जो हम बात कर रहे हैं उसमें से 7-8-10%, 5-7% दूसरी पार्टियों में भी है, ऐसा नहीं है। तो हाँ, तो ये है कि जहां तक बसपा की बात है तो बसपा को 17-18% या थोड़ा सा माइनस कर लीजिए 2-3-4%, हम 15% या 12-15% मान के चलें। मायावती को भगवान की तरह पूछता है, ये ध्यान रखिएगा सर। मायावती जहां है वहीं है। जिस दिन मायावती का या करे को हट जाए या कुछ हो जाए तो पार्टी खत्म हो जाएगी। उसके बाद संभालने वाला कोई नहीं है, फोड़ पड़ जाएंगे और सब अलग हो जाएंगे। इसलिए ये मान के चलिए, तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य है कि मायावती मतलब बसपा, इसके अलावा कोई नहीं, चंद्रशेखर हो या कोई भी अन्य आदमी हो। बहुतों ने कोशिश कर ली, बहुतों ने दलितों को रिझाने का कई पार्टियां बनाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए मान के चलिए कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे चंद्रशेखर आए चाहे कोई भी हो। धन्यवाद आप लोगों का बातचीत के लिए, अच्छी जानकारी थी। कुछ महत्वपूर्ण बातें दोनों जानकारों ने कही, सुयश मिश्रा हो या राकेश श्रीवास्तव। और सबसे बड़ी बात जो उभर कर आई है कि मायावती ने जिन दो नेताओं को निकाला है
उनसे पार्टी पर बहुत असर नहीं पड़ना है। दूसरा यह भ्रम कि बी टीम वाला, वैसे तो किसी को बी टीम किसी को किसी वक्त कहा जा सकता है, लेकिन बी टीम वाला भी पहलू नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में एक ताकतवर पार्टी है। अगर किसी भी राज्य से कोई पार्टी 15%, 17% या 12% भी वोट लेके आती है तो जाहिर तौर पर अगले चुनाव में वह किंग मेकर की भूमिका में होगी। हालांकि बीजेपी की जो रणनीति है मुस्लिम वोटों की वैल्यू को जीरो कर देना, इससे जो पार्टी निजात पा पाएगी यह बसपा के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि यह लगातार हम सब देख रहे हैं। शुक्रिया आप लोग।